नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। हम लोग लेसन पढ़ रहे थे रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में हमारा कौन सा लेक्चर हुआ था? हम ध्यान देंगे। आज हम लेक्चर बात करेंगे लेक्चर 1.5। इसका मतलब हम लेक्चर 1.4 कवर करा चुके हैं और लेक्चर 1.4 के पीछे के भी लेक्चर आपके कवर हो चुके हैं। अगर कोई ऐसा है जो लेक्चर स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो वो 1.1 से जाके लेक्चर को देख सकता है और चीजें स्टेप बाय स्टेप उसको आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज हम बात करेंगे लेक्चर 1.5 के लिए। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हमारा लेसन का नाम कौन सा चल रहा था? लेसन का नाम था रासायनिक बलगतिकी। हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? अभिक्रिया की आणविकता। हम बात करेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। बनाते हैं हेडिंग और लिखते हैं डेफिनेशन, अभिक्रिया की आणविकता। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा आणविकता की डेफिनेशन या परिभाषा हमने क्या लिखी है? परिभाषा में लिखा हुआ है प्रारंभिक अभिक्रिया। यानी हमने लेक्चर 1.4 में बताया हुआ है कि प्रारंभिक अभिक्रिया क्या होती है। तो वहां से आप लोग लेक्चर 1.4 से प्रारंभिक अभिक्रिया को देख सकते हैं और वहां पर समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। लिखा हुआ है प्रारंभिक अभिक्रिया, या हम बोल सकते हैं इसको प्रारंभिक पद में अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, क्या कहलाती है? आणविकता। यानी ऐसे अभिकारी अणु जिनकी आपस में टक्कर होने से क्या हो जाए? अभिक्रिया हो जाए। वही जो होंगे, जितने अणु टकराएंगे वो क्या कहलाएंगे? अभिक्रिया की आणविकता कहलाएंगे। यानी तो कितने अणु टकरा सकते हैं? तो हम मान लेते हैं कि अगर कोई अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये हमारे अभिकारकों की संख्याएं हो सकती हैं। अगर कोई एक अभिकारक है, अगर एक अभिकारक के अणु आपस में टकरा रहे हैं तो उसकी आणविकता भी क्या होगी? तो उसकी आणविकता को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। यहां पर अभिकारक की संख्या कितनी है? 1 है। अब एक अभिकारक के अणु, यानी मान लेते हैं कि कोई अभिकारक का अणु A है। ए कितना है? 1 ही तो है। तो ए के अणु होंगे, इसमें कितने भी अणु हो सकते हैं छोटे छोटे। ये सब क्या है? ये सब ए के अणु हैं। ये सब आपस में टकरा रहे हैं। इनके टकराने से क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। तो एक अभिकारक का अणु यानी ए था, ये जब आपस में टकराएंगे तो इसकी आणविकता भी क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि कितना अभिकारक का अणु है? एक ही अभिकारक का अणु है। तो अगर इसकी आणविकता 1 कहलाएगी, यहाँ पर 1 क्या प्रदर्शित करता है? अभिक्रिया की आणविकता। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे? अगर अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है? 1, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? उस अभिक्रिया का नाम होगा एकाणुक अभिक्रिया। अब एकाणुक का मतलब क्या होता है? एकाणुक यानी हिंदी में हम लोग संधि विच्छेद बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं। एकाणुक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या निकलेगा? एक अणुक। क्या निकलेगा? एक अणु। यानी ऐसा अभिकारक जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु होने चाहिए। अगर ए प्रकार के अणु हैं तो ए प्रकार के अणु होने चाहिए। अगर बी प्रकार के अणु हैं तो कौन से प्रकार के होने चाहिए? बी प्रकार के। यानी अगर एक प्रकार के अणु आपस में टकरा रहे हैं तो उस अभिक्रिया, उससे जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं? 2 प्रकार के अणु आपस में टकराएंगे। अब ये अणु हैं कौन से? अभिकारक के अणु हैं। अब 2 प्रकार के अणु कौन कौन से हो सकते हैं? मान लिया एक अणु का कोई प्रकार A है और कोई एक अणु का प्रकार क्या हो गया? B हो गया। अब ये 2 प्रकार के अणु आपस में टकराएंगे। जब ये 2 प्रकार के अणु आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर अभिक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है टक्कर के सिद्धांत में। जब ये अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो इनसे क्या होती है? अभिक्रिया होती है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? ये पीछे लेक्चर में हमने कंप्लीट किया हुआ है टक्कर का सिद्धांत, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जब 2 प्रकार के अणु आपस में टकरा रहे हैं और अभिक्रिया हो रही है तो इसकी आणविकता भी कितनी होगी? 2 होगी। यानी 2 प्रकार के अणु जब टकराते हैं तो उसकी आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? जब एक प्रकार का अणु टकरा रहा था तो उसको हम क्या बोलते थे? एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है। यानी एक अणु के टकराने से होने वाली अभिक्रिया। यहां पर कितने अणु टकरा रहे हैं? 2 अणु टकरा रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे द्विअणुक
अभिक्रिया। अब मान लेते हैं कि कितने प्रकार के अणु आपस में टकरा रहे हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के अणु आपस में टकराएंगे? 3 प्रकार के। मान लिया एक प्रकार ए हो गया, दूसरा प्रकार बी हो गया और तीसरा प्रकार हो गया अणु का सी। अब ये 3 प्रकार के अणु हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं। जब ये टकराएंगे तो क्या होगा? आप लोग जानते हैं क्या होगा। जब अणु आपस में टकराते हैं तो क्या होती है? अभिक्रिया होती है, जाहिर सी बात है। जब ये 3 प्रकार के अणु आपस में टकराएंगे तो अभिक्रिया होगी। तो जब 3 प्रकार के अणु आपस में टकरा रहे हैं तो अगर हम आपसे पूछें इसकी आणविकता कितनी होगी, तो आप आंसर देंगे सर 3 होगी। जब इसकी आणविकता 3 हो गई तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग त्रिअणुक अभिक्रिया। दोस्तों यहां पर हमने आपको जनरल वे में एक समझाया हुआ है, ठीक है। इसका रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। वहां से आप नोट से बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इनकी सबकी यानी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है इसकी भी डेफिनेशन नोट्स में दे रखी है। द्विअणुक अभिक्रिया क्या होती है इसका भी दिया हुआ है और त्रिअणुक अभिक्रिया क्या होता है इसका भी दिया हुआ है। यहां पर आपको समझना है, नोट से पढ़ना है। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करनी है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है, लेकिन हर हाल में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभिक्रिया की आणविकता तो हम लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया सर। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में हमको क्या देखना है? अंतर देखना है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन भी है। सो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि जब हम कभी भी अंतर स्पष्ट करते हैं तो एक साइड में एक टॉपिक लिख लेते हैं, दूसरी साइड में दूसरा टॉपिक और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यानी यहां से हम देखेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी और अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब अभिक्रिया की कोटि होती क्या है? दोस्तों हमने ये भी पॉइंट लेक्चर में पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया हुआ है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, लेकिन फिर भी परेशान नहीं होंगे, हम अभी आपको बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो अभिक्रिया की आणविकता के बारे में अभी हमने आपको बताया कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। जितने भी अभिकारक के अणु क्या होते हैं आपस में टकराते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो आणविकता हमने कितनी बताई? अगर एक आणविकता है तो उसको एकाणुक अभिक्रिया बोलते हैं, 2 आणविकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विअणुक अभिक्रिया बोलते हैं। अगर 3 आणविकता हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिअणुक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर पहला अंतर हमको सर समझ में आ रहा है। अगर अभिक्रिया की आणविकता कितनी कितनी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ये सब क्या है? तो अगर हम पूछें 1, 2 और 3 क्या है, तो आपका आंसर होगा सर मैथ में हमने पढ़ा है जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलता रहे इस तरीके से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो सदैव क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती है। भिन्नात्मक क्या है? और भिन्नात्मक अगर अभिक्रिया की आणविकता नहीं है तो क्या कोटि भिन्नात्मक हो सकती है? तो आप कहेंगे यस सर, कोटि क्या होती है? भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो गया? यहाँ पर लिखा 1, 2, 3। अभी हमने पढ़ा आणविकता या तो 1 होगी या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। अब 1, 2, 3 नंबर क्या है? ये एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो भिन्नात्मक हो सकती है और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। कैसे पूर्ण संख्या होगी? हमने बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया, आपको कंप्लीट कराया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने क्या बताया था? अभिक्रिया की समग्र कोटि अगर 0 के बराबर हो जाती है तो उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर अभिक्रिया की समग्र कोटि क्या हो जाती है? 1 हो जाती है तो उसको प्रथम कोटि की, अगर 2 हो जाए तो उसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इसी प्रकार अगर 3 हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं?
तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पहला अंतर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले अंतर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क आपसे करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया था, जब अभिक्रिया की कोटि करा रहे थे तो वहां पर हमने बताया था कि अभिक्रिया की कोटि यानी समग्र कोटि जो A+B हमने कराया था उसको सबसे पहले हमने क्या माना था, 0। यानी जो अभिक्रिया की कोटि होती है ये क्या है, 0 को क्या बोलते हैं, शून्य। यानी अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकती है। यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है। यही सबसे बड़ा अंतर है कि आपसे अगर पूछे अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है तो आप कहेंगे यस सर ने पढ़ाया था कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे क्या अभिक्रिया की आणविकता शून्य होगी तो आप कहेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी अभिक्रिया की आणविकता समान या भिन्न भिन्न हो सकती है। भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, इसी प्रकार जो अभिक्रिया की कोटि है वो भी समान हो सकती है या भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग हो सकती है। यानी कोटि और आणविकता ये दोनों समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। अब समान कैसे होंगी और अलग अलग कैसे होंगी इसके बारे में देख लेते हैं। तो समान क्या होता है सर, यहां पर हमने बताया आणविकता या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। और अभिक्रिया की कोटि के बारे में हमने बताया था अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। और यहां पर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब हो सकता है अभिक्रिया की कोटि 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, इस प्रकार से हो सकती हैं। अब देखेंगे समान कैसे हुआ सर, यहां पर देखा 1 है, 2 है, 3 है, यहां पर 1 2 3 है और यहां पर भी 1 2 3 है। यानी आणविकता और कोटि क्या हो सकती हैं, समान हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि 1 2 3 यहां पर भी है और 1 2 3 यहां भी है। लेकिन भिन्न भिन्न क्यों हुआ, क्योंकि कोटि तो शून्य हो सकती है और भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन कभी भी आणविकता ना तो शून्य होती है और ना ही भिन्नात्मक होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, यहां पर हम अभिक्रिया की आणविकता की डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा भी एक अंतर है, अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिख देंगे, यहां पर अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिख देंगे। क्या होती है आणविकता की परिभाषा, जो अभिकारी अणु है उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, कोटि की भी डेफिनेशन दोस्तों हमको पता है। कोटि की डेफिनेशन क्या है, तो हमें पता है कि अभिकारक के सांद्रता पद की जो घात होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी सांद्रता पद की जो घात होती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट नंबर 4 भी आपका क्लियर हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अंतर स्पष्ट किया। किसमें स्पष्ट किया, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर या वेग। अब तात्क्षणिक से हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक का मतलब ऐसा क्षण या ऐसा समय तो आपको ज्ञात हो। यानी किसी समय या किसी दिए हुए समय में अभिक्रिया का जो वेग होता है या अभिक्रिया की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर या वेग कहलाता है। तात्क्षणिक का मतलब किसी दिए हुए समय में अभिक्रिया की जो दर हो या अभिक्रिया का जो वेग होता है वही अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। दोस्तों ये वाला हेडिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये छोटा सा 1 नंबर में डेफिनेशन आ सकता है कि अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या होती है, या आपसे पूछ सकता है अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो हमें पता है कि कोई दिया हुआ
समय जिस पर अभिक्रिया का वेग जो होता है वही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं दूसरी डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या कह सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि किसी दिए गए समय, यानी कोई ऐसा समय होगा जो आपको दिया जाएगा, वो समय मान लेते हैं क्या है, t है, पर तात्क्षणिक वेग, यानी किसी दिए गए समय t पर तात्क्षणिक वेग मतलब एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी तात्क्षणिक वेग क्या है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि अभिकारक हो या उत्पाद हो, उसकी मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, यानी जो उसकी मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होने वाला है वही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर कहलाएगा या अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एक ऐसा समय होगा जो आपको दिया जाएगा, वहां पर क्या होगा, उस समय पर अभिकारक या उत्पाद की जो मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वही अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमने नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया है देहली ऊर्जा। क्या होती है देहली ऊर्जा, ये भी एक नंबर के लिए यूपी बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि देहली ऊर्जा होती क्या है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे, नाम से इसकी डेफिनेशन तो नहीं निकलेगी कि देहली ऊर्जा क्या है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या निकलेगी, इसको हम नॉर्मल वे में पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में देहली ऊर्जा होती क्या है। कोई भी अणु है वो आपस में टकरा रहे हैं, अभिक्रिया हो रही है, यानी अणुओं के अभिक्रिया होने के लिए जो ऊर्जा उनके लिए आवश्यक होती है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। एक बार रिपीट करेंगे, क्या रिपीट करते हैं कि अणुओं के टकराने के लिए या अणुओं के अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। चलिए दोस्तों लिखते हैं डेफिनेशन। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बताया हुआ है उसी तरीके से कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या कह रही है, अभिकारी अणुओं के क्रिया करने के लिए। कौन से अणु क्रिया करते हैं सर, उत्पाद के अणु तो क्रिया करेंगे नहीं क्योंकि हमको उत्पाद बनाना ही है। अगर उत्पाद बनाना है तो क्रिया कौन करेगा, अभिकारक के अणु करेंगे। जो अभिकारक के अणु क्रिया करते हैं उन्हीं अणुओं को हम क्या कहते हैं, अभिकारी अणु कहते हैं। अगर अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लेक्चर 1.1 को रीओपन करके और वहां से आप उसको देख सकते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारी अणुओं के क्रिया करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी उनके पास एनर्जी भी चाहिए तभी वो आपस में क्रिया कर पाएंगे। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमने अपना नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तापीय गुणांक। यहां पर हमने डेफिनेशन भी मेंशन कर दी है कि आखिरकार तापीय गुणांक क्या होता है। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने इस लेक्चर में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस को इंक्लूड किया हुआ है। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटर में ही काम आने वाली नहीं है, बल्कि आप आगे पढ़ाई करेंगे वहां पर भी इन चीजों का यूज होगा। तो समझते हैं तापीय गुणांक होता क्या है। लिखा हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर दो भिन्न तापों पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात को क्या कहते हैं, तापीय गुणांक कहते हैं। यानी ताप में अंतर कितना होना चाहिए, दो भिन्न ताप। ताप ऐसे होने चाहिए जो क्या हो, अलग अलग हो। भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है। दो ताप ऐसे होने चाहिए जो कैसे हो, अलग अलग हो, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि उन दोनों तापों का जो अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों माना ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों के बीच हम आपसे पूछे अंतर कितना है, तो आप कहेंगे कितना अंतर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। क्यों, क्योंकि अगर 20 से 10 घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 10 आएगा। 10 में 10 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 20 आएगा। फिर हमने क्या लिखा
मान लिया इसका वेग स्थिरांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक कितना आया है, k1 आया है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक कितना आया है, k2 आया है। तो इससे तापीय गुणांक का हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, और फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है तापीय गुणांक बराबर T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक। T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक क्या है, T प्लस 10 का मतलब क्या हुआ, इस टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ दिया जाएगा तो इस टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगे, यानी इन दोनों को जोड़ने पर जो वेग स्थिरांक का मान आएगा वो यहां पर रहेगा। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक, T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेग स्थिरांक है वो क्या है, k1 है। T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक कितना है, k2 है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तापीय गुणांक बराबर k2 अपॉन k1। यहां पर k2 क्या है, k2 है T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक, और k1 क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको वीडियो को बैक करके फिर से आप एक बार देख सकते हैं, और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है, यानी ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि इन दोनों पॉइंट से आपको हो सकता है बहुविकल्पी का क्वेश्चन यहाँ से एक मिल जाए। तो उस बहुविकल्पी के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रायः अभिक्रियाओं के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर देने पर अभिक्रिया की दर या वेग कितने गुना बढ़ जाता है, लिखा हुआ है 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा अगर हम किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर या वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं सर जब हम ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया 2 गुना बढ़ सकती है या अभिक्रिया 3 गुना बढ़ सकती है। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि हम किस में कर रहे थे, तापीय गुणांक। तापीय गुणांक क्या कह रहा था, वो भी यही कह रहा था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर पर जब हम ताप बढ़ाएंगे तो वही क्या कहलाएगा, तापीय गुणांक कहलाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि तापीय गुणांक का मान प्रायः 2 या 3 के बीच में आता है। यानी तापीय गुणांक का मान कितना हो सकता है, तो आप बताएंगे तापीय गुणांक का मान या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों नोट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।